हाय हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहाँ पे एज ऑलवेज एंटरप्रेन्योरशिप की नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। चैप्टर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपने भी ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर 4 आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही कम दिन बाकी है, बेसिकली देखा जाए तो 3 दिन है, आज का, कल का और परसों का, एंड देन आती है आपकी एग्जाम, राइट। तो आज कल परसों में आपका सिलेबस भी खत्म किया जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी पे मेरा पूरा फोकस है फिलहाल। कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद जो एडिशनल चीज़ें मैं करा पाऊंगी, मैं पूरी यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बेफिक्र रहिएगा, मेरी तो पूरी कोशिश जारी है। कहीं से भी मैं अगर आपकी और मदद कर सकती हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पे करूँगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे आज हम जाते हैं, जो कि है आपकी एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। जैसे हम सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज की बात करें तो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट ये सोचता है कि हम अपने बिजनेस को या कंपनी को बड़ा कैसे करें। अब बड़ा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम और जगहों पर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड ना रहे। मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इंडिया में क्यों, पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूँ। तो ऐसे केस में एक ऑप्शन होता है फ्रेंचाइजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। अभी आप मैकडॉनल्ड्स की बात करो या डोमिनोज की बात करो या फिर सबवे की बात करो, कहीं ना कहीं ये सारे जो फूड ब्रांड्स है ये फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट से ही आज इतना ज़्यादा लार्ज स्केल तक अपने प्रोडक्ट को ले जा पाए हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जिनके बारे में हम काफ़ी बार बात करते हैं, दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, राइट। किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, वो कहते हैं ना एक से भले दो वाला कंसेप्ट होता है। तो एक से भले दो वाला कंसेप्ट है, या किसी का हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेना, कोई कंपनी है उसको टेक ओवर करके उसके बिजनेस से हमें फ़ायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कंपनी यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर सकती है। हाँ, इंटरनल ग्रोथ तो है ही कि बाबा एज अ बिजनेस मैं और इन्वेस्टमेंट पुल कर रही हूँ और एडिशनल प्रोडक्ट्स ला रही हूँ, बेटर मशीनरी ला रही हूँ, बेटर टेक्नोलॉजी ला रही हूँ। बट यहाँ पे हम इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पे फोकस इस चैप्टर में करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, राइट। कोई भी बिजनेस की बात करो, आज हर एक बिजनेस के लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बिजनेस नहीं कहता कि भाई हम जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, हम एक्सपैंड करें, हम डाइवर्सिफाई करें, अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाए, अपनी मार्केट साइज बढ़ाए, और ज़्यादा सेल्स करें और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करें। तो ऐसे केस में अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ तो हर जगह पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने फाइनेंशियल फैक्टर्स है, आपके जो लॉजिस्टिक्स है और आपके जो इमोशनल रेडीनेस है। देखो बेटा, बहुत बार ऐसे होता है कि ग्रोथ के चक्कर में हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने होते हैं, किसी और के साथ मर्ज होना, किसी और के साथ टेक ओवर कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इमोशनल कंसिडरेशन आता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप बिजनेस को शुरुआत करते हो, मतलब मैं एक सिंपल लॉजिकल इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। क्या होता है ना, जैसे हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बिजनेस बहुत छोटा होता है, तो हम उसको ना अपने बच्चे की तरह पालते हैं, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, हमेशा चैलेंजेस फेस करते हैं, उसको छोटे से बड़ा बनाने में हर एक जगह पे हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे केस में ये बिजनेसेस को जब हम एक अलग लेवल पे, मतलब एक ग्रोथ लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जहाँ पे ये बिजनेस को लेके अटैचमेंट्स भी आपको हटानी होती है, ये इमोशनल रेडीनेस भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इसको रूल ऑफ थंब कहते हैं। बेटा रूल ऑफ थंब बेसिकली कोई भी बिजनेस में क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करो, आप ये तभी अप्लाई कर सकते हो, तभी एक्सपैंड कर सकते हो जब आपके पास कोई अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि अरे यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम ये कर सकते हैं, ये मार्केट में भी हम सेल कर सकते हैं, क्यों ना हम एक ही कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड में सेल करें। ये मेरे पास अगर एक अपॉर्चुनिटी है, राइट, जो मैं अभी तक जिसका इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ या जिसको मैं अभी तक अपने बिजनेस में यूज़ नहीं कर पाई हूँ, और मुझे लगता है कि कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी से ये अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके मेरे बिजनेस में मैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती हूँ, तब ये एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लगता है कि भाई हर एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर चुके हो, तो एक्सपैंड करके भी कोई एडिशनल एडवांटेज तो बिजनेस को नहीं होगा। सही कह रही हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे ऑल इंडिया लेवल पे एक्सपैंड करना है, बट ऑल इंडिया लेवल पे मैं ऑलरेडी अपने ब्रांचेस खोल के एक्सपैंड कर चुकी हूँ, तो मुझे ग्रोथ या मुझे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करके मुझे तो यहाँ पे कोई एडेड एडवांटेज होगा ही नहीं ना। समझ रहे हो बेटा। तो जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज है, आपको लगता है कि अरे यार ये चीज़ मेरी मिस हो रही है, ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये चीज़ रह जा रही है, तो मैं ये करने से इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकूंगी, तब जाके ये एक्सपांशन के ऊपर आपको फोकस करना होता है।
राइट अब ये एक्सपांशन की अगर बात करें तो बेटा एक्सपांशन दो तरीके से किया जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब यहाँ पे इंटरनल एक्सपांशन और एक्सटर्नल एक्सपांशन बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इंटरनल एक्सपांशन की बात करूँ तो इंटरनल एक्सपांशन यहाँ पे अपनी कंपनी की खुद की एक्टिविटीज को बढ़ाकर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई अभी मेरे प्रोडक्ट की ना डिमांड काफ़ी अच्छी मार्केट में हो गई है, लोगों का एक्सेप्टेंस है, उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वो और ज़्यादा मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं मेरी जो पुरानी मशीनरी है जो थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, मतलब कम मैं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ ये पुरानी मशीनरी को हटाकर नई लेटेस्ट मशीनरी लेकर आती हूँ जिससे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ज़्यादा बनाऊंगी, ज़्यादा बेचूंगी, ज़्यादा कमाऊंगी। तो यहाँ पे खुद अपने बिजनेस में चेंजेस लाकर, चाहे वो चेंज इन मशीनरी हो, चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्किल्ड लेबर को हायर करना हो, चाहे वो प्रोडक्शन या प्लांट कैपेसिटी बढ़ाना हो, अपने बिजनेस में मॉडिफिकेशन या चेंजेस लाकर मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे एक्सपांशन करूँ, राइट। तो ऐसे केस में भाई इसको कहते हैं इंटरनल एक्सपांशन। और इंटरनल एक्सपांशन का जो फाइनेंस है, अब जाहिर सी बात है भाई आप एक्सपांड करना चाहते हो तो आपको एडिशनल फाइनेंस लगेगा, नई मशीनरी लानी है तो पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है तो पैसा चाहिए, प्रोडक्ट का प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाना है प्रोडक्शन का तो पैसा चाहिए। तो ऐसे केस में ये जो फाइनेंस होता है ज़्यादा शेयर कैपिटल या फंड्स फ्रॉम ओल्ड प्रॉफिट जनरेट करके किया जाता है। मतलब कंपनी जनरली क्या करती है, तो काफ़ी कंपनी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू करती है जिससे एडिशनल पैसा आता है। काफ़ी कंपनी जो उनके रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, हमने आपको रिजर्व फंड समझाया था, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो रिजर्व्स है उसको इस्तेमाल करती है। काफ़ी कंपनी डेट जो लॉन्ग टर्म है दैट इज डिबेंचर्स, ठीक है, इसको यूज़ करती है। बट जनरली यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है, चाहे वो ओन्ड हो चाहे वो बोरोड हो, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो एक्सपांशन है इसमें जनरली फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण हमारा इसका जो पे बैक पीरियड होता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट आज हम कर रहे तो कल इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, लॉन्गर टर्म में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। बट कहने का मतलब ये है कि इंटरनल एक्सपांशन की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी खुद अपने आप में अपने टेक्नोलॉजी मशीनरी किसी में भी बदलाव लाकर खुद अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी या सेल्स को बढ़ाकर एक्सपांशन करने की कोशिश करती है। और इसके लिए ऑब्वियसली एक्सपांशन के लिए पैसा लगता है, तो वेरियस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को यूज करके ये पैसे को यहाँ पे रेज किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एक्सपांशन का तरीका जो आपका मेन फोकस ऑफ द चैप्टर रहेगा वो है यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपांशन। अब एक्सटर्नल एक्सपांशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपनी अपने आप को कंबाइन करके भी एक्सपैंड कर सकती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान के चलिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, ये कंपनी ए की मार्केट है, ये कंपनी बी की मार्केट है। अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करके ए बी कंपनी बना दूँ तो कि टोटल मार्केट बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो हर एक कंपनी का अपना कस्टमर बेस होता है, एसेट्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है। काफ़ी बार अगर दो कंपनीज एक साथ आके बिजनेस करें तो उनका जो ओवरऑल मार्केट साइज है, जो एसेट्स है, जो स्ट्रेंथ्स है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो एक्सटर्नल एक्सपांशन की बात करूँ तो एक तो तरीका होता है या दो से ज़्यादा कंपनी एक साथ जुड़कर एक बड़ा यहाँ पे मार्केट साइज डेवलप कर सकती है। कभी कभी ये जो स्टेजेस है, सेम बिजनेस जो है वो एक साथ आ जाता है। सेम बिजनेस मतलब क्या कि जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों का बिजनेस सेम था। अब वोडाफोन भी टेलीकम्युनिकेशन का था, आइडिया भी टेलीकम्युनिकेशन का था, दोनों एक साथ आके अगर बिजनेस करे तो इनका जो मार्केट साइज है या कस्टमर बेस है वो इंक्रीज हो गया। हो सकता है कि इनका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसके कारण इनका जो कॉस्ट है यहाँ पे वो भी कम हो जाए, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो होता है कि दो बिजनेसेस जो सेम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो एक साथ यहाँ पे आकर बिजनेस करे कि भाई एक साथ आकर एक कॉमन पॉलिसी बनाकर कोऑर्डिनेशन कर हम दोनों का प्रॉफिट म्यूचुअली यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। देखो बेटा एक चीज समझो, दो कंपनी एक साथ कंबाइन होती है तो इसमें दोनों का फायदा होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होता है कि एक का फायदा एक का नुकसान है तो साथ में आके कंबाइन करने के लिए क्यों दूसरी कंपनी एग्री करेगी जिसका नुकसान है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक्सपांशन की बात करूँ, स्पेशली एक्सटर्नल एक्सपांशन जो हमारा इस चैप्टर का मेन हिस्सा रहने वाला है, उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो हम यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे और दूसरा यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन का डिटेल कंसेप्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। मर्जर्स, टाइप्स ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशंस में क्या होता है, कैसे ये दोनों डिफरेंट है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या फ्रेंचाइजिंग है, क्या फ्रेंचाइजिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो टॉपिक देखा जाए तो करेंटली फ्रेंचाइजिंग, मर्जर्स, एक्विजिशन, इसके अराउंड जो है ये चैप्टर रिवॉल्व होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पहला टाइप ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन पे जाते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अब देखिए फ्रेंचाइजिंग जो है ना कोई नया कंसेप्ट नहीं है, तो इंडिया में अभी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है इन द रीसेंट टाइम्स, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में फ्रेंचाइजिंग के द्वारा एंटर करी है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये कंसेप्ट होते जा रहा है। बट फ्रेंचाइजिंग की ये कंसेप्ट काफ़ी पुराना है। बैक इन 1850s जब आइजैक सिंगर नाम के एक व्यक्ति ने एक सीविंग मशीन, जिसमें हम शर्ट्स वगैरह जो सिलते हैं ना, उसको कहते हैं सीविंग मशीन, तो आइजैक सिंगर नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पे एक सीविंग मशीन इन्वेंट की थी। अब उन्होंने क्या सोचा कि मैंने तो सीविंग मशीन बना ली, बट मेरे जो कस्टमर्स एक पर्टिकुलर एरिया में, अब मैं मेरी सीविंग मशीन ऑल इंडिया लेवल पे अगर बेचना चाहती हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे फंड्स चाहिए कि अगर मुझे खुद के स्टोर्स या ब्रांचेस खोलना है, राइट। अब ऑल वर्ल्ड लेवल पे बेचना चाहूँ मैं, कि भाई एक देश में नहीं अनेक देश में बेचना चाहूँ, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट आइजैक सिंगर का एक एम था कि उनको अपनी मशीन्स को यहाँ पे आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया लेकर ही जाना था, और उनको अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई रखना था बाय गिविंग देम ट्रेनिंग। अब बहुत बार ऐसे होता है नई मशीनरी या टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एक डेमो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हमें पता चले कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ऐसे केस में जो सिंगर है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, लाइसेंसेस ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को देना चालू किए जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में थे। मतलब मान के चलो कि एक एंटरप्रेन्योर है दूसरे कोई स्टेट का, वो बोलता है कि मुझे भी आपकी सीविंग्स मशीन बेचनी है। अब सीविंग मशीन तो है मेरे नाम पे है, मेरे पास इसको बनाने का और सेल करने का कॉपीराइट है, राइट, है तो मैंने उसको पेटेंट करा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं आपको लाइसेंस ग्रांट करूंगी कि आप ये मशीन मेरे नाम पे सेल कर सको, राइट। तो ऐसे केस में उन्होंने एंटरप्रेन्योर जो अलग अलग एरियाज ऑफ कंट्री में बिलोंग करते हैं या डिफरेंट पार्ट्स में बिलोंग करते हैं, उनको लाइसेंस सेल करना, ऑब्वियसली उसका मॉनेटरी रिटर्न आता था, वो सेल करना उन्होंने शुरू करा। अब 1955 ने रे क्रॉक, अब इनके बारे में तो भाई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इन्होंने मैकडॉनल्ड्स को जिस लेवल पे लाके रख दिया है, ठीक है, तो मैकडॉनल्ड्स तो भाई इसका कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यही कंसेप्ट रे क्रॉक ने यूज़ किया था। और आज अब देखो रे क्रॉक ने एक छोटा सा जो फास्ट फूड फ्रेंचाइजी था उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द सक्सेसफुल फास्ट फूड फ्रेंचाइजी बना के रखा है, एंड दैट टू वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स दिखता है आज, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, फ्रेंचाइजिंग में जनरली क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड ना रहे, ऐसा ना हो कि मेरे ही एरिया में मेरे कस्टमर्स हैं वहीं पे मैं उसको सेल करूँ। मुझे लार्जर मार्केट को केटर करना है, मैं चाहती हूँ कि लार्जर मेरे पास जो मार्केट है, हो सकता है दुनिया भर में मेरे लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद है, उनको मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हो, ज़रूरत हो, तो मुझे वहाँ तक सेल करना है। मैं खुद के ब्रांचेस या कंपनीज वहाँ पर नहीं सेल कर सकती, तो क्या करूँ, वहाँ पर जो लोग मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं मैं उनको मेरे प्रोडक्ट को मेरे नाम पे बेचने का लाइसेंस दूंगी, ठीक है। आगे हम इसका एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी पढ़ेंगे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट फ्रेंचाइजिंग एक कंसेप्ट था जिससे हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन ऑफ मार्केट कर सकते हैं, कि भाई ज़्यादा हायर लेवल पे मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेम, जैसे आप देख सकते हो, ये जैसे फ्रेंचाइजी का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स मतलब मेनली जहाँ पे सारे डिसीजंस लिया जाता है, मेनली जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है, राइट। और ये फ्रेंचाइज ऑपरेशंस है, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे स्टोर डेवलप किया जो इनको केटर कर रहा है, इनको केटर कर रहा है, फिर यहाँ पे एक है जो इनको केटर कर रहा है, यहाँ पे है उनको केटर कर रहा है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट हमारा जो कस्टमर लेवल है, आप देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज एंड एक्सपैंड हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एक एरिया से बाहर लेकर जाकर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसको यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर यही फ्रेंचाइजिंग का क्वेश्चन आया और आप मुझे कहोगे कि मैम फ्रेंचाइजिंग को अगर मुझे डेफिनेशन या मीनिंग के तौर पे लिखना है तो क्या लिखूँ, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा टर्म मैंने यहाँ पे बता दिया है कि फ्रेंचाइजिंग मतलब क्या। आप लिख सकते हो कि फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर या तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट है, अब मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बनाया, मैंने खोज करी, तो मैं अकेले इसको बेचूंगी, राइट, या तो मैं अकेले इसको बनाऊंगी,
तो मैं कौन हुई, मैन्युफैक्चरर या तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो भी मैन्युफैक्चरर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ द ट्रेडमार्क प्रोडक्ट, बेटा ट्रेडमार्क करना बहुत जरूरी है, वरना लोग खुद ही बना के बेच देंगे ना, उनको आपके लाइसेंस की क्या जरूरत है। तो मैं मैन्युफैक्चरर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर कब कहूंगी, जब वो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क्ड है और कोई और बिना उनकी परमिशन के उसको नहीं बेच सकता। मैंने आपको IPR सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है जिसका एक अकेला मैन्युफैक्चरर या तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो व्यक्ति इस प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव राइट्स किसी और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है कि भाई आप जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकते हो, बट उसके बदले आपको हमें रॉयल्टीज या तो कन्फर्मेंस के तरीके से हमें यहाँ पे करना होगा, राइट। और जाहिर सी बात है भाई, कुछ केसेस में प्रोसीजर्स भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं मैकडॉनल्ड्स का ही। अब मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो यहाँ पे भले मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनली बहुत जगहों पे एक्सपैंड किया गया है, मतलब फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट पे बहुत जगह पे इनके स्टोर्स अवेलेबल है, बट अब कोई भी मैकडॉनल्ड्स में जाओगे, जनरली उनका जो लोगो है, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीरियर्स है, उनके जो लोगों के यूनिफॉर्म्स है, उनका जो प्रोडक्ट है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो कॉस्टिंग है, वो आपको सिमिलर मिलेगी। ये कब मिलता है, जब सारे जो लोग जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली हुई है, ये सारे फ्रेंचाइजी वाले जो लोग हैं वो एक ही प्रोसेस या ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होते हैं रिगार्डिंग मार्केट साइज, कितनी जगह लगेगी, साथ ही साथ उनके जो लोग होते हैं उनको इनिशियली ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, कौन सी मशीनरीज यूज होगी। बहुत सारे जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल तक सप्लाई कर देते हैं सो दैट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बने। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट की बात करूं तो फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या, साधारण भाषा में कंपाइल करके दे रही हूं। फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने एक अनोखा प्रोडक्ट बनाया और उसका ट्रेडमार्क करा कर ले लिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास सोल राइट्स हो जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बनाऊंगी भी मैं और बेचूंगी भी मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर हूं, कोई और ये प्रोडक्ट ये नहीं बेच सकता है क्योंकि ट्रेडमार्क्ड है। तो ऐसे केस में मैं सोचती हूँ कि अकेले तो मैं सब तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं काम करती हूँ कोई और व्यक्ति अगर मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहता है मेरे नाम के अंडर, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मेरा नाम आपका नहीं, प्रोडक्ट अगर मैकडॉनल्ड्स का है, नाम भी मैकडॉनल्ड्स से ही वो बिकेगा, आप अपना नाम नहीं लगा सकते, राइट। तो कोई व्यक्ति अगर मेरा प्रोडक्ट मेरे नाम से बेचना चाह रहा है तो मैं उसको लाइसेंस दे सकती हूँ कि ठीक है मैं आपको लीगली लाइसेंस दे रही हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट मेरे नाम के अंडर सेल कर सको, बट फ्री में तो नहीं दूंगी, तो उसके बदले मुझे रॉयल्टीज जैसे बेनिफिट चाहिए और कुछ टर्म्स होते हैं कि भाई हमें सेम ऑपरेशन यहाँ पे अडॉप्ट करना है सो दैट सारे फ्रेंचाइजीज के पास सेम प्रोडक्ट मिले, गुडविल रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड खराब ना हो एंड सो ऑन, राइट। तो इसको बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो व्यक्ति ये फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है, मतलब बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये लाइसेंस दे रहा है, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। और जो व्यक्ति ये फ्रेंचाइजर से लाइसेंस ले रहा है, जो कहता है कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट आपके नाम पे बेचना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसको क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली दो पार्टीज होती है, फ्रेंचाइजर जो होल एंड डिस्ट्रीब्यूटर या तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट है जो यहाँ पे लाइसेंस देना चाह रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो आपके बिजनेस का लाइसेंस ऑब्टेन करके आपके प्रोडक्ट को आपके नाम पे बेचने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी कहते हैं, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी दो पार्टीज यहाँ पे मौजूद होती है और इन दोनों के बीच में जो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑपरेशंस, क्या डीलिंग हुई है, क्या रॉयल्टी होगी, क्या प्रोसेस होगा, कितने साल के लिए होगा, ये सारी जो लीगल टर्म्स एंड रिलेशन बिटवीन देम मेंशन्ड होता है, उस डॉक्यूमेंट को बेटा क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजर है, फ्रेंचाइजी है और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट उनके बीच में यहाँ पे बनता है। याद रखना ये जो एग्रीमेंट है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो फ्रेंचाइजर को फॉलो करने हैं, जो यहाँ पे रॉयल्टी पे करना है, क्या कैसे किया जाएगा, कैसे बिजनेस रन किया जाएगा, क्या प्रोसेसेस फ्रेंचाइजी को फॉलो करने होंगे, ये सारी चीज़ें, सारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मेंशन्ड होती है। सो दैट दोनों को इसको फॉलो करना मैंडेटरी है, रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डॉक्यूमेंट को रीड करना बिफोर आप कोई भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में एंटर करो,
राइट चलिए अब आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। जैसे मैंने कहा कि ये जो एग्रीमेंट बनता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट। तो लीगल डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या क्या मेंशन्ड होता है, कौन से हेड्स के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये उस पार्ट में आता है एग्रीमेंट में जहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज मेंशन होता है कि भाई यहाँ पे कब कौन एंटर करेगा डॉक्यूमेंट में, मतलब कब कौन इस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है, क्यों एंटर कर रहा है, क्या डिटेल्स इसकी है, ये यहाँ पे मेंशन्ड होता है, ठीक है। फ्रेंचाइजर का एक नाम होगा, फ्रेंचाइजी का एक नाम होगा, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में मेंशन्ड होता है। उसके अलावा सेकेंड पार्ट आपका होता है ऑपरेशन मैनुअल। अब ऑपरेशन मैनुअल की अगर बात करें तो काफी बार जो फ्रेंचाइजर है वो कुछ ऐसे बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। तो फ्रेंचाइजर कहता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट है तो हर जगह सेम तरीके से बने और बिके, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जिसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और वही प्रोसीजर फॉलो करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सारी चीजें ऑपरेशंस मैनुअल में मेंशन होती है कि भाई अगर ये है ऐसे बनेगा, ये है ऐसे बनेगा, मेरे तरीके से बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर नया इंट्रोड्यूस हुआ तो आपको भी इंट्रोड्यूस करना होगा। ये सारी चीजें ऑपरेशन मैनुअल में मेंशन होती है। उसके बाद आता है आपका प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट। प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट मतलब क्या कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी का नाम जो है वो कैसे यूज होगा, कैसे मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट उसकी होगी और कैसे ही जो फ्रेंचाइजी है उसको ये चीजें फॉलो करनी होगी, राइट जैसे कोई ऑफर्स रन होते हैं, कोई यहाँ पे वो ऐसा क्राउन रन होता है, कोई भी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट होती है तो ये स्टैंडर्डाइज होती है, सारी फ्रेंचाइजीज को करनी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद ऑन गोइंग साइट मेंटेनेंस। अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे फ्रेंचाइजर कहता है कि हमारे काम में बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती है, तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसके लिए ईयरली ट्वाइस इसकी मेंटेनेंस होती है और हर 5 से 6 साल में ये मशीन्स रिप्लेस होती है। तो ये चीज़ें इस पर मेंशन होती है कि भाई साइट कैसे मेंटेन होगी और हर जगह स्टैंडर्डाइज मेंटेनेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग की बात करूँ तो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये फर्स्ट टाइप यहाँ पे होता है। अब प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि भाई मैं आपको यहाँ पे जो स्टोर ओनर है उसको मैं लाइसेंस या अथॉरिटी दूंगा कि आप मेरे बनाए हुए गुड्स अपने स्टोर पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट तो नाम मेरा बट आप भी इसको बेच सकते हो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। बट अगेन रिपीट कर रही हूं, टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट माई गुड्स। आप बनाओगे नहीं, आप बनाओगे नहीं, गुड्स मेरे हैं, बनाऊंगी मैं आपको बस अथॉरिटी दे रही हूं कि आप अपने दुकान पे मेरे गुड्स सेल कर सको, समझ रहे हो। तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि भाई आप अपनी दुकान पे मेरे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइसेस से कम में आपको मैं दूंगी, आप उसको बेचोगे, आपको प्रॉफिट अर्न होगा और एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट मुझे इन द फॉर्म ऑफ कमीशन या रॉयल्टी यहाँ पे मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होती है तो मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट आप बना नहीं रहे हो, बस आप सामने वाले का प्रोडक्ट अपने स्टोर पे बेचने की परमिशन ले रहे हो। बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी बेसिकली आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग राइट ऑफ द प्रोडक्ट सामने वाले को पास ऑन कर रहे हो कि आप मेरे प्रोडक्ट को बनाओ और आप उसको बेचो, बट नाम मेरा होगा। जैसे मैकडॉनल्ड्स है तो मैकडॉनल्ड्स के हर एक आउटलेट पे प्रोडक्ट वहीं पे बनता है, बिकता भी है, बट किसके नाम पे बिकता है। अब हर एक फ्रेंचाइजी या हर एक स्टोर का ओनर अलग है दोस्त, लेकिन नाम तो मैकडॉनल्ड्स का है ना। फ्रेंच फ्राइज तो मैकडॉनल्ड्स की है, बर्गर तो मैकडॉनल्ड्स का है, सुरेश का मैकडॉनल्ड्स और रमेश की फ्रेंच फ्राइज, ऐसे तो नहीं बिकता ना। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी आप प्रोडक्ट को बनाओगे और आप उसको सेल करोगे, और इसी में एक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बने। देखो अगर आप बना रहे हो और सामने वाला सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें तो स्टैंडर्डाइजेशन आ ही गया कि सारा प्रोडक्ट एक तरीके का बनेगा, फिर हम स्टोर्स में सप्लाई करेंगे, स्टोर्स उसको फर्दर कंज्यूमर को सेल करेंगे। बट इन केस अगर आप अलग से उसको बना के सेल कर रहे हो तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइज के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बट याद रखना द नेम विल बी ऑलवेज ऑफ द फ्रेंचाइजर, ठीक है। आगे जाते हैं दैट इज बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेंचर्स है बेसिकली रिक्वायर अ बिजनेस ओनर परचेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अ प्रोडक्ट फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी ओनली।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो वेंचर्स होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस कहता है कि यहाँ पे मैं आपके प्रोडक्ट को परचेस एंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बट फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी ओनली, मतलब मैं किसी और की नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैंने अमूल की फ्रेंचाइजी ली, तो मैं सिर्फ अमूल के प्रोडक्ट्स बेचूंगी। अब जैसे इन द फर्स्ट केस मैं आपको वापस बता देती हूँ वरना थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में भी वेयर प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का फ्रेंचाइजी ले रहे हो। इन थर्ड केस भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट यहाँ पे मैं एक स्टोर को परमिशन दे रही हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचो, बट मैंने नहीं बोला कि सिर्फ मेरा बेचो और कोई नहीं बिकना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप डी मार्ट चले जाते हो या कोई भी स्टोर चले जाते हो, वहां पे पतंजलि का प्रोडक्ट मिलता है, बट मैंने बोला कि पतंजलि के अलावा और कोई नहीं बिकना चाहिए ना। बट इन केस ऑफ बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर, यहाँ पे आप सिर्फ मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बेचोगे और कोई नहीं। जैसे अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहां पे सिर्फ अमूल का प्रोडक्ट्स मिलेगा, कोई नेस्ले का है तो वहां पे सिर्फ नेस्ले का मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। फिर मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही आपको सेल करने हैं और अनेक ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे सेल नहीं करने, ठीक है। देन आता है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, जहां पे एक कंपनी जो है बिजनेस ओनर को एक प्रूवन मेथड फॉर ऑपरेटिंग अ बिजनेस देती है, राइट, बट नाम एंड ट्रेडमार्क हमेशा उस कंपनी का होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है तो मैं आपको कहती हूँ कि भाई आप मेरे नाम पे यही बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस का सारा जो ट्रेनिंग है, ऑपरेशंस है, कैसे चलता है, क्या करना है, कब करना है, मैं आपको बता दूंगी, बट नाम मेरा होगा। और जाहिर सी बात है उसके लिए रॉयल्टी कमीशन जो भी है वो तो मिलेगा ही, बट टेक्निकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बिजनेस का ऑपरेशंस है, कि बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी। अब सबसे पहले एडवांटेज की अगर बात करूं तो पहला एडवांटेज होता है कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस बेटा बहुत इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर आप सेम प्रोडक्ट एक नए नाम से शुरू करो, अब मैं कहती हूँ कि भाई मैं भी तो बर्गर बनाना जानती हूँ, मुझे भी तो फ्रेंच फ्राइज बनाना आता है, तो मैं मैकडॉनल्ड्स के नाम पे क्यों बेचूं, खुद के नाम पे बना के बेचती हूँ, कर सकते हो, व्हाई नॉट। बट मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है, राइट, तो लोगों के दिमाग में इट इज अ नोन ब्रांड, तो लोग वहां पे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी उस ब्रांड को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके एक्सेप्टेंस है, तो मुझे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कन्विंसिंग, इन चीजों में पैसा या समय बर्बाद नहीं करना है दोस्त। ये बेस्ट एडवांटेज इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो जो भी फ्रेंचाइजी है जिसने लाइसेंस लिया है उस व्यक्ति के प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो ऐसे केस में इनका जो नाम है वो ऑलरेडी वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड है और नाम से ही लोग यहाँ पे आते हैं। तो मुझे वो नाम बनाना है, बिजनेस सेटअप करना है, इंटरेस्ट कंपटीशन में एंटर करना है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ गया, सब कुछ बच गया, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, तो दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। अब देखिए बेटा, मैं तो पहली बार शायद बिजनेस कर रही हूँ, पहली बार कोई फ्रेंचाइजी ले रही हूँ, बट सामने वाला जो फ्रेंचाइजर है उसने अपने बिजनेस को एक लेवल तक ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, तो उसको पता है कब क्या कैसे होता है, कंज्यूमर्स की डिमांड कैसे आती है, क्या कैसे सेटअप होता है, कब कैसे सेटअप होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी है उसको एक तरीके से इस फ्रेंचाइजर से मैनेजमेंट असिस्टेंस भी मिल रहा है ना भाई, ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे ऑपरेशंस होता है, कैसे पी कार्ड्स पे ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, कैसे मशीनरीज यूज होते हैं, कैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ये सब मुझे फिगर आउट नहीं करना है। बेसिकली सामने वाले व्यक्ति को पता है क्या क्या दिक्कतें आती है, सामने वाले व्यक्ति को पता है इन दिक्कतों को कैसे सॉल्व करना है, वो मुझे रेडीमेड सोल्यूशन दे रहा है, तो मेरा वो भी झंझट यहाँ पे हट गया। तो एक ना मुझे बिजनेस को नाम बनाना है, ना उसको प्रमोट करना है, वो दिक्कत नहीं है। एक दूसरा मुझे ना प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना है, ना उसको सोल्यूशन पे दिमाग डालना है, वो सामने वाला व्यक्ति मुझे रेडीमेड यहाँ पे एजुकेशन ऑफर कर देगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, तो दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब काफी बार ऐसे होता है कि जब आप कोई एक
ब्रांड या कोई एक ब्रांड नेम की फ्रेंचाइजी लेते हो तो काफ़ी बार ये जो फ्रेंचाइजर्स होता है राइट, वो आपको खुद लोकेशन एनालिसिस मार्केट रिसर्च करने में मदद करता है कि भाई अगर आप मान के चलो, आप कहते हो कि आपको मेरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आप कहाँ पे सोच रहे हो ओपन करने में, तो आप बोलोगे कि भाई ये लोकेशन है, यहाँ पे मैंने सोचा है, तो वो आपको बताता है कौन सा लोकेशन करेक्ट है, किधर फुटफॉल ज़्यादा है, किधर ये ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है एंड सो ऑन राइट। तो ऐसे केस में ये भी आपका जो एक प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस या फीजिबिलिटी होता है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाता है कि भाई मुझे नहीं पता कि कौन सा आइडियल लोकेशन है, बट सामने वाला अपनी एनालिसिस रिसर्च डेवलपमेंट डेमोग्राफिक्स को चेक करके वो मुझे बेटर एडवाइस कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल लोकेशन है या कहाँ पे मेरा बिजनेस ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दैट इज नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब अगेन फ्रेंचाइजर को काफी इंटेंस नॉलेज ऑफ द मार्केट होगी क्योंकि वो इस मार्केट में काफी समय से ऑलरेडी काम कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे केस में टारगेट कस्टमर्स को कैसे यहाँ पे आपको टारगेट करना है, कैसे आपको अपने ऑपरेशंस को हैंडल करना है, ये भी नॉलेज वो आपको पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस हम कर रहे हैं, भले इन्वेस्टमेंट हमारा है, रिस्क हमको है, बट ब्रांड नेम और रेपुटेशन सामने वाला का है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसको भी चाहिए कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल और आपका जो ब्रांड नेम रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो, वो उनके प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज कर रहा है राइट। तो ऐसे केस में चाहे वो नॉलेज को लेकर हेल्प हो, मार्केट रिसर्च को लेकर हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर हो, काफ़ी बार वो आपकी यहाँ पे मदद कर देता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि इनिशियल लेवल पे मुझे अगर एक फ्रेंचाइजी सेटअप करना है तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी फ्रेंचाइजर लेंड कर देता है, ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जब अपना नया नया बिजनेस शुरू करते हैं उसमें फेस करते हैं, एक है आपका क्वालिटी कंट्रोल। बहुत बार ऐसे होता है कि सडन बिजनेस आ जाता है, सडन कस्टमर्स आ जाते हैं, तो हम अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते। एंड प्लस हमारा जो मैनेजरियल कंट्रोल है, काफ़ी बार चैलेंजेस आते हैं, क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, हम नहीं ले पाते राइट। तो ऐसे केस में जो फ्रेंचाइजर है, जो इस बिजनेस में ऑलरेडी है, उनको पता है कि भाई जो सप्लायर्स है वो कौन है राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए मान के चलो कि मैं चाहती हूँ कि भाई मैं अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, तो मेरा फ्रेंचाइजर खुद ही मुझे यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है वो दे देगा कि भाई इससे रॉ मटेरियल ले लेना। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है कौन सी यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो मुझे बता देगा। तो एक तरीके से क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है मुझे वो ऑलरेडी पता चल गया। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस है, ऐसे केस में भी मेरा फ्रेंचाइजर यहाँ पे मुझे मदद करता है। तो इन केस मुझे बिजनेस करने के लिए जो मतलब रैदर देन कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, उसमें अगर मैं फ्रेंचाइजिंग करती हूँ तो रेडीमेड चीज़ें बेटा बहुत मिल जाती है। रेडीमेड ब्रांड नेम मिल जाता है, रेडीमेड कस्टमर बेस मिल जाता है, रेडीमेड मार्केट एनालिसिस मिल जाती है, रेडीमेड सप्लायर्स एंड रॉ मटेरियल मिल जाता है, रेडीमेड प्रोसेसेस मिल जाते हैं, रेडीमेड ट्रेनिंग मिल जाती है, रेडीमेड मुझे बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। तो ऐसे केस में ना बहुत सारे जो बिजनेस प्रॉब्लम्स एक न्यू वेंचर को होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। बट जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट भी होता है जो आप आगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में भी पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए ये तो एडवांटेजेस हो गई एक फ्रेंचाइजी की कि भाई आज आप मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी खोलना चाह रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी रैदर देन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। बट जो फ्रेंचाइजर है वो ये क्यों करेगा, क्यों कोई व्यक्ति अपना नाम आपको यूज करने देगा, क्यों, उसका क्या एडवांटेज है। तो एज एन फ्रेंचाइजर अगर एडवांटेज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, दैट इज क्विक एक्सपांशन। अब देखिए मैं भी अलग अलग जगहों पे अपने स्टोर्स ओपन कर सकती हूँ। इफ मैकडॉनल्ड्स है वो इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इवेंचुअली वो अपने ब्रांचेस अलग जगहों पे ऑपरेट कर सकता था, बट ऑल वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करने कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा, सदियों। और एक लेवल पे खुद सब कुछ मैनेज करना ना डिफिकल्ट हो जाता। तो मुझे अगर चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को क्विकली एक लार्जर एरिया में एक्सपैंड करूं राइट, और वो भी विथ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो कैपिटल, तो ऐसे केस में भाई फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट जो है वो मुझे मदद करेगा मैनेज एंड ग्रो करने में अपने वेंचर को राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, तो कॉस्ट एडवांटेजेस। अब कॉस्ट एडवांटेजेस क्या होता है, तो जनरली ये लोगों को ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं कहती हूँ कि भाई बनाना आपको है, रॉ मटेरियल मैं आपको दे दूंगी, सो दैट सब जगह पे सेम रॉ मटेरियल जाए और जो आउटपुट है स्टैंडर्ड आउटपुट है राइट।
पहले 2 फ्रेंचाइजी है तो मैंने 2 के लिए मंगाया, फिर 4 हो गए तो 4 के लिए मंगाया, फिर 40 हो गए, फिर 400 हो गए, फिर 4000 हो गए। तो ऐसे केस में मैं अगर इतना ज्यादा बल्क में यहाँ पे ऑर्डर कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा और मुझे भी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाने का मौका मिलेगा ना। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे बिकॉज आपकी फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट से आपका जो बिजनेस है वो बढ़ते जाता है। काफ़ी बार चाहे पैकेजिंग मटेरियल हो, चाहे रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट हो, उसमें भी आपको बल्क ऑर्डरिंग की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल सकता है। देन आता है आपका राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब ये डिसएडवांटेजेस में हम आ गए हैं। देखिए बेटा, कोई भी बिजनेस फॉर्म ले लो, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। अब यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों को है, बट डिसएडवांटेजेस भी दोनों को है। अब आप किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लो, आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और उनके तरीके से काम करना है। वो कहते हैं ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, वही स्टेप्स फॉलो होंगे क्योंकि हर जगह सेम होना है ना, राइट। तो एक कंसेप्ट आ जाता है कि भाई यही सही तरीका है, दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और आपको वही तरीके से करना है। भाई आप अपने तरीके से चीजों को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ नहीं फ्रेंच फ्राइज ऐसे ज्यादा क्रिस्पी बनती है, नहीं, ऐसे बोला ऐसे बनाने का है क्योंकि हर जगह स्टैंडर्डाइज है। तो आप अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच, अपना फ्रीडम यहाँ पे लूज कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि कंटिन्यूइंग कॉस्ट इम्प्लीकेशन यहाँ पे होता है। आपको हर साल जो फ्रेंचाइजी फी होती है, जिसको हम यहाँ पे फ्रेंचाइजी फी या तो इन द नेम ऑफ रॉयल्टी कह लो, ये एक हिस्सा ना सामने वाले को हर साल आपको यहाँ पे देते ही रहना है। तो आपके रेवेन्यू का एक हिस्सा तो भाई मेहनत आपकी, इन्वेस्टमेंट आपका, रिस्क आपका, बट एक हिस्सा तो भाई फ्रेंचाइजर को यहाँ पे चला जाएगा और वो हमेशा 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 जाएगा। अब फ्रेंचाइजर की कुछ कंडीशंस है कि इतना मार्केटिंग करना है, ट्रेनिंग इतना करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो हर साल वो भी आपके खर्चे जाते जाएंगे। तो ऐसे होता है ना कि मुझे नहीं लगता है मुझे खर्चा करना है, बट फ्रेंचाइजर बोलता है कि करना है तो सबको करना है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होते हैं ना, उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोबेबली आपको ना करने हो बट आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होती है, तो रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट। अब देखिए, एक क्या होता है कि भाई मैंने तो सामने वाले व्यक्ति से फ्रेंचाइजी ले ली बट उसकी कंपनी किसी और ने ले ली। तो ऐसे केस में टर्म्स कंडीशंस जो भी चीजें हैं, बहुत सारा चीज़ें चेंज हो सकता है और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें इन फ्यूचर आ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी अगर कोई और खरीद लेता है ना, तो जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो चेंज होता है, तो उसकी जो सोच है, स्ट्रेटजीज है, टर्म्स है, कंडीशंस है, बहुत चीज़ें बेटा चेंज हो सकती है एंड यू कैन नॉट स्टॉप ना। तो उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकता है। अब ये एक प्रोबेबिलिटी है, कम भी हो सकता है, बट दोनों तरीके से चलेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, तो दैट इज इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब देखिए, एक बार ऐसे भी होता है कि आपने फ्रेंचाइजी तो ले ली, बट ये जो एडवर्टाइजिंग है, ये जो लोकेशन है, जो आपको सर्विसेज देनी है, बहुत बार आप उसको पहुंच नहीं पाते। मतलब आप प्रॉमिस तो कर देते हो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के कारण कि ये करना है, हाँ मैं कर लूंगा, इधर करना है, हाँ मैं कर लूंगा, 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, हाँ मैं बना लूंगा, 25 लाख का इंटीरियर करना है, हाँ मैं कर लूंगा, 10 स्टाफ चाहिए, हाँ मैं कर लूंगा। बाद में लगता है यार नहीं हो पा रहा मेरे से, फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं एग्रीमेंट टूट सकता है, सर सॉरी नहीं हो रहा है, चलो छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंचाइजर के डिसएडवांटेज की बात करूँ ना, तो भाई एक ही मेन पॉइंट है कि डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग क्वालिटी फ्रेंचाइजी। देखिए बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, गलती फ्रेंचाइजी भी करे ना, नाम आपका खराब होगा। अब मान के चलो कोई एक मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, उसका जो ओनर है ना बहुत केयरलेस है तो हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं देता। अब मान के चलो उसके प्रोडक्ट में कुछ कीड़ा मकोड़ा निकल गया, तो पेपर में क्या आएगा कि मैकडॉनल्ड्स की बर्गर में से ये निकला। अब वो आपकी गलती नहीं थी, आपने तो ट्रेनिंग दी थी, टर्म्स एंड कंडीशंस बताए थे, हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे। अब आप तो हर 4000 40,000 आउटलेट पे रोज तो जा नहीं सकते वर्ल्ड वाइड, तो गलती इसकी, बट रेप्यूटेशन एज अ ब्रांड नेम तो आपके ब्रांड का खराब होगा ना। तो ऐसे फ्रेंचाइजीज को ढूंढना जो इतने सिंसियर हो, जो प्रॉपर्ली आपकी ब्रांड रेप्यूटेशन को समझे, क्योंकि एक चीज ये भी होता है कि भाई नाम मेरा तो नहीं खराब हो रहा ना, तो वो थोड़ा सा एक हाँ लीनियंसी आ जाता है। तो यहाँ पे इतने करेक्ट फ्रेंचाइजीज को ढूंढना, उनको ठीक से ट्रेनिंग देना, ये देखना कि वो उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करे तो आपका ब्रांड नेम एट स्टेक है। भाई ये चीज़ थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज होती है सामने वाले व्यक्ति के लिए भी, जो अपना नाम आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना बेटा, गुडविल रेप्यूटेशन बनाने में ना बहुत समय जाता है, इसको बिगड़ने में टाइम नहीं लगता।
ठीक है। तो पहला जो एक्सटर्नल एक्सपांशन का कंसेप्ट है फ्रेंचाइजिंग, ये हमने आपको बताया। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम सेकेंड कंसेप्ट पे जा रहे हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के 99% चांसेस है, दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। दोनों को यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मर्जर्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मर्जर्स की बात करते हैं, मर्जर्स बेसिकली क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे मर्जर्स की बात करती हूँ तो मर्जर कहता है कि जब दो कंपनी मिलकर कंबाइन होकर एक लार्जर कंपनी फॉर्म करती है तो इस केस में हम इसको मर्जर कहते हैं। अब इस तरीके में ये कंबाइन कैसे होती है, मतलब मैंने बोला चल साथ मिल जाते हैं, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा कहता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक स्वैप या तो कैश पेमेंट टू द टारगेट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से मान के चलो कि आपकी कंपनी का जो भी स्टॉक है, ठीक है, या स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रही हूँ, तो आपकी कंपनी का जो भी स्टॉक है मैंने उसको परचेज कर लिया या उसका मैंने कैश पेमेंट करके बेसिकली आपकी कंपनी का स्टॉक लेकर उसको कंबाइन करके एक सिंगल कंपनी यहाँ पे बना दी। अब इन मर्जर जो अक्वायरिंग कंपनी है, अब मान के चलिए दो कंपनी है ए और बी, मैं एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। तो अब ए कंपनी जो है बी कंपनी का जो स्टॉक है वो अक्वायर करती है, ठीक है। तो बी ए में मर्ज होके यहाँ पे ए बी बन सकती है या तो कंप्लीट न्यू नेम सी बी रख सकता है, राइट। तो ऐसे केस में होता क्या है कि ए जो है बी का स्टॉक अक्वायर करके अपने आप में एक कंपनी को ले लेता है। मर्जर में जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों उसको उठाना होता है। अब बी के जो भी एसेट्स है वो भी ए के हो गए, बी की जो भी लायबिलिटीज हो गई उसको भी पे करने की जिम्मेदारी ए की हो गई। तो जनरल टर्म्स में जब कॉम्बिनेशन ऑफ दो फर्म्स यहाँ पे होते हैं और सिमिलर साइज, तो ऐसे केस में इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। एंड दो फर्म्स जब डिफरेंट साइजेस के होते हैं तो ऐसे केस में हम मर्जर इसको कहते हैं, राइट। दो फर्म डिफरेंट साइजेस के, अब ए बड़ा है तभी तो उसने बी को एक्वायर करा ना, बी का स्टॉक परचेस कर सका। दोनों सेम तरीके के हैं तो ए का बी को परचेस करना, एक्वायर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो मर्जर जो है कॉमनली दो फॉर्म्स में होता है। पहला फॉर्म यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मार्क करके चाहो तो ले लो। मर्जर जो है जनरली दो फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म जिसको हम यहाँ पे कहते हैं अमालगमेशन। अमालगमेशन बेसिकली क्या होता है, जब दो कंपनीज कंबाइन करती है टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, ठीक है। आगे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बताती हूँ, पहले सुन लो। यहाँ पे मर्जर क्या कहता है कि अमालगमेशन जो एक टाइप ऑफ मर्जर है, अमालगमेशन में कंपनी ए आती है बी आती है, दोनों मर्ज होके सी फॉर्म करती है। ना ए रही ना बी रही, दोनों एक साथ आके एक नई कंपनी फॉर्म हो गई जिसको मैंने सी कहा। तो यहाँ पे हम इसको अमालगमेशन कहते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनीज खत्म हो जाती है, राइट। सेकेंड फॉर्म जिसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं वो ये फॉर्म है जहाँ पे ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, उसका स्टॉक यहाँ पे बेसिकली अक्वायर कर लिया, बी ए में आ गई और अब कंपनी सिर्फ ए रही, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन फॉर्म में एक कंपनी दूसरे में अब्जॉर्ब हो जाती है और एक कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, राइट। तो जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू ए, राइट, तो b a में अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तो इसको अब्जॉर्प्शन कहता है। बट a प्लस बी मिलकर c एक न्यू एंटिटी फॉर्म हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं, अमालगमेशन या तो कंसोलिडेशन कहते हैं। एक कंपाइल कर देती हूँ चीजों को। सबसे पहले मर्जर क्या होता है, दो कंपनी का मिलन, ठीक है, टू और टू मोर कंपनीज का कॉम्बिनेशन। अभी मर्जर जो है किस तरीके से होता है, मर्जर्स के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी का स्टॉक जो है एक्वायर करके उसको अब्जॉर्ब कर सकती है, इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं, राइट। या तो यहाँ पे इसको आप क्या कह सकते हो, आप इसको मर्ज इनटू अनदर कंपनी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ऑफ मर्जर क्या होता है, अमालगमेशन या तो कंसोलिडेशन, जहाँ पे दोनों कंपनी कंबाइन होके एक थर्ड एंटिटी यहाँ पे फॉर्म कर रही है। मर्जर दोनों केसेस में हो सकता है, दोनों कंपनी सेम हो, सेम साइज की हो, या एक कंपनी बड़ी हो और एक छोटी हो और ये बड़ी कंपनी छोटी को अक्वायर कर ले। तो दोनों तरीके से मर्जर्स हो सकता है। आई होप ये कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेट करके जो मैंने आपको बताया कंपाइल करके ये आपके लिए यहाँ पे इजी हो गया होगा। आप अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना सकते हो बेस्ट तरीका होगा। सबसे पहले मर्जर का मीनिंग लिखना, ठीक है, फिर मर्जर दो तरीकों से हो सकता है वो आपको लिखना है, अमालगमेशन या तो कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे अब्जॉर्प्शन। अमालगमेशन या कंसोलिडेशन क्या होता है, जब यहाँ पे दो कंपनी एक साथ आके एक थर्ड कंपनी फॉर्म करती है। कंसोलिडेशन एंड अमालगमेशन सेम होता है। अब्जॉर्प्शन की बात करो तो
एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी का स्टॉक एक्वायर करके उसको अपने आप में ले लेती है, उसके एसेट्स लायबिलिटीज भी उसके हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मर्जर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दोनों के दोनों कंपनी के, यहाँ पे वो अग्री करते हैं टू कंबाइन एंड सीक स्टॉक होल्डर्स अप्रूवल, ये कॉम्बिनेशन के लिए जो भी इनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनका अप्रूवल भी लगता है कि ये मर्जर हमें करना है। मोस्ट केसेस में एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग जो है ऑफ द टारगेट एंड द बिडिंग फर्म्स हैव टू अग्री टू द मर्जर, मतलब दोनों कंपनी, मान के चलो यहाँ पे ए कंपनी है बी कंपनी है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मर्जर प्लान कर रही है। अब यहाँ पे अमालगमेशन हो या तो फिर अब्जॉर्प्शन हो, तो अगर ये दोनों कंपनी मर्जर प्लान कर रही है, मान के चलो ए में 1000 शेयर होल्डर्स है, बी में यहाँ पे 2000 शेयर होल्डर्स है, तो यहाँ पे मिनिमम 500 और इसके 1000 शेयर होल्डर्स जो है दे शुड अग्री फॉर मर्जर। ठीक है, दोनों का अग्री होना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जो टारगेट फर्म है वो सीजेस टू एग्जिस्ट होती है एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड फर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल बी जो है ये टारगेट फर्म है जिसको ए जो है वो अक्वायर करना चाहता है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी का यहाँ पे जो स्टॉक है ये स्टॉक अक्वायर कर लेगा, फिर बी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे ए कंपनी रहेगी, बी की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो किसकी हो जाएगी, ए को पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो बी सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब बी खत्म होके ए में ही कंबाइन हो जाएगी, तो ए कंपनी यहाँ पे फिर सिर्फ रहेगी। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको चाहो तो मार्क करके ले लो। दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अब टाइप्स ऑफ मर्जर की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब कॉन्ग्लोमरेट मर्जर की बात करें तो यहाँ पे जो दोनों फर्म्स मर्जर में इन्वॉल्व है वो टोटली अनरिलेटेड है, मतलब इनका कोई भी लेना देना ही नहीं होता है, राइट। तो ऐसे केस में ये दो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स कैसे होता है, तो एक होता है प्योर, एक होता है मिक्स्ड। अब कॉन्ग्लोमरेट के भी दो टाइप्स होते हैं, प्योर एंड मिक्स। प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स में क्या होता है, जो भी फर्म्स है विथ नथिंग इन कॉमन, एंड मिक्स कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स में क्या होता है कि दोनों जो फर्म्स है दे आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंशन या तो मार्केट एक्सटेंशन। ठीक है, तो प्योर में दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एंड यहाँ पे जो मिक्स कॉन्ग्लोमरेट है उसमें कुछ एक एक्सटेंशन है जो वो यहाँ पे ढूंढ रहा है। जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एथलेटिक शूज बनाती है, वो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक फर्म में यहाँ पे मर्ज करती है कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ले ली, भाई अब ये प्रोडक्ट में भी मैंने एंटर कर दिया। समझ रहे हो। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स में जनरली क्या होता है कि दोनों कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसमें कोई रिलेशन ही नहीं होता, कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है, राइट। प्योर में तो लेना देना नहीं होता है, मिक्स में ऐसा होता है कि भाई मुझे ये मार्केट में उतरना है तो मैंने वहाँ की एक कंपनी एक्वायर कर ली, वो मार्केट में मैं यहाँ पे उतर गई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ऐसा मर्जर होता है जिसमें कोई सिमिलैरिटी बिटवीन द टू कंपनीज जो मर्ज कर रही है उसमें नहीं होता है। अब इसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मर्जर ऐसी कंपनीज में होता है जो सेम स्पेस में काम कर रही है, जनरली जो एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स होती है, मतलब कॉन्ग्लोमरेट का एक तरीके से ऑपोजिट, राइट। जैसे कोको कोला एंड पेप्सी, कोको कोला क्या है तो एक तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को केटर करती है, एंड पेप्सी भी क्या है तो एक तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को केटर कर रही है। एंड देखा जाए तो दोनों जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है ना, राइट। तो सब्स्टिट्यूट्स है तो बेसिकली दोनों कॉम्पिटिटर्स है, तो कॉम्पिटिटर्स है और मान के चलो ये दो कंपनी सच मर्ज हो जाती है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मर्जर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जिसको कहते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। अब मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है, जो दो कंपनीज है जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो वो तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल हो गया, गलत, बट उनकी मार्केट्स डिफरेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए भी सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है, ठीक है, कंपनी बी भी सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है। कंपनी ए जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडिया में सेल करती है, कंपनी बी जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक यूएसए में सेल करती है। तो यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट सेम है, बट एक की मार्केट इंडिया है, दूसरे की मार्केट यूएसए है। तो अब ये दोनों अगर मर्ज हो जाते हैं तो इसको हम कौन सा मर्जर कहेंगे, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। जहाँ पे ए कहता है कि भाई मुझे यूएसए की मार्केट में एंट्री मिल जाएगा, बी कहता है कि मुझे यहाँ पे इंडिया की मार्केट में एंट्री मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द एक्विजिशन ऑफ ईगल बैंक शेयर्स।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ईगल बैंकशेयर्स करके जो कंपनी है उसको आरबीसी सेंचुरा ने यहाँ पे अक्वायर किया था। तो ईगल बैंकशेयर्स जो है उसका हेडक्वार्टर्स अटलांटा जॉर्जिया में एंड 283 अदर वर्कर्स इसके थे, राइट। तो उसके 90,000 अकाउंट्स थे एंड लुक्स फॉर एसेट्स वर्थ $1.1 बिलियन। बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, आपको इसको याद रख के लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी के नाम देकर, उनको अपना प्रोडक्ट देकर, उनकी मार्केट अलग अलग बताकर ये लिख सकते हो। इसके लिए पर्पसली मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इतने सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप खुद के एग्जाम्पल्स ऐसे बना के एब्सोल्युटली लिख सकते हो। हाँ, बट आपको एग्जाम्पल आया और पूछा कि ये कौन सा टाइप ऑफ मर्जर है, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अब प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर की बात करें तो यहाँ पे दो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर अलाउ करता है मर्जिंग कंपनीज को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्रुप करके बिगर सेट ऑफ कंज्यूमर्स को केटर कर सके। जैसे यहाँ पे जो मोबिलिंग टेलीकॉम इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसको ब्रॉडकॉम ने यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए मर्ज कर लिया था। तो ब्रॉडकॉम जो है वो डील करता है मैन्युफैक्चरिंग ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क हार्डवेयर सिस्टम्स एंड चिप्स फॉर IEEE 802.11b वायरलेस लैन। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल नहीं। तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अब मान के चलो मेरी कंपनी है जो ब्लूटूथ हेडसेट बनाती है, मतलब वो जो ईयरफोन्स आते हैं ना बोर्ड के जैसे, जो ब्लूटूथ ऐसे वायरलेस हेडसेट्स बनाती है, ठीक है। आपकी कंपनी है जिनका काम है बैटरीज बनाना, राइट, या तो वो वायरलेस हेडसेट्स के लिए जो चार्जर्स है, जो केबल्स है, उसको बनाना। तो हम दोनों ने मर्ज कर लिया कि यहाँ पे हम एडिशनल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो दोनों रिलेटेड है, मतलब हेडफोन्स है और उसका चार्जर है ना, तो रिलेटेड है, तो मैंने प्रोडक्ट एक्सटेंशन यहाँ पे कर लिया, हेडफोन्स भी बनाती हूँ और अब चार्जर भी बनाती हूँ। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जिसको कहते हैं वर्टिकल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर में दो या दो से ज़्यादा कंपनी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द सप्लाई चेन ये मर्ज होती है। बेस्ट अगर इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि आप कार मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और एक कंपनी है जो टायर्स बनाती है, राइट। तो ये दोनों अगर मर्ज हो जाती है, इसको हम वर्टिकल मर्जर्स कहते हैं। पहले टायर्स बनते हैं विच इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ कार, ठीक है। तो कार वाले ये टायर्स तो खरीदते हैं अलग से, जिसको अपने कार में जोड़ते हैं। तो मैंने टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ही एक्वायर कर लिया, मतलब मर्ज कर लिया अपने साथ, सो दैट यहाँ पे टायर्स भी खुद बने और कार भी हमारी खुद बने। समझ रहे हो आप? तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मर्जर्स कहते हैं। याद रखना इनका कोई भी कंपटीशन नहीं होता, मतलब कार अलग है, टायर्स अलग है, ठीक है, बट वो सेम सप्लाई चेन में, यहाँ पे टायर्स कार में ही लगता है ना, तो सप्लाई चेन बेसिकली इनका यहाँ पे सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आई रियली होप कि मर्जर और उसके टाइप्स आपके लिए क्लियर रहे होंगे, नहीं है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्विजिशन। अब एक्विजिशन की बात करें तो मोर जनरल टर्म है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन है जहाँ पे कंपनी बाइज मोस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी और उसका कंट्रोल वो बेसिकली टारगेट कंपनी से ले लेती है। तो इसीलिए एक्विजिशन को यहाँ पे टेक ओवर भी कहते हैं कि भाई सामने वाले कंपनी का धीरे 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 करके मैंने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ले ली। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कंपनी ने ना वाई कंपनी के शेयर्स ऑफ वाई कंपनी परचेज करना चालू कर दिया। किसने? तो एक्स ने, ठीक है। तो पहले 5% लिए, फिर उसको 15% किया, फिर उसको 35% किया, फिर उसको 51% किया। तो यहाँ पे मेरे पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ एक्स वाई कंपनी हो गई एक्स के पास, राइट। एक बार वाई कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मेरे पास आ गई तो अल्टीमेटली मैं उसकी ओनर बन गई। ओनर बन गई तो उस कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया,
अब ये एक्विजिशन भी ना अलग अलग तरीकों से होता है। एक तो होता है फ्रेंडली एक्विजिशन, जहाँ पे दोनों कंपनी ने म्यूचुअली एग्री करके फ्रेंडली टर्म्स में यहाँ पे एक्विजिशन किया है, कोई भी फोर्सफुली चीज़ नहीं हुई है। मतलब वाई ने खुद कहा है कि भाई हमारी कंपनी को यहाँ पे चलाने के लिए कोई हमें और की ज़रूरत है, आप हमें अक्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंडली टर्म्स पे हुआ, ज़बरदस्ती नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन बेसिकली क्या होता है, तो एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को अक्वायर कर लेती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को कौन अक्वायर कर लेती है, प्राइवेट कंपनी, तो इसको कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। बैकफ्लिप एक्विजिशन यहाँ पे क्या होता है, वेरी रेयर केस ऑफ एक्विजिशन है जहाँ पे परचेसिंग कंपनी बिकम्स अ सब्सिडियरी ऑफ द परचेस कंपनी, ठीक है। तो बैकफ्लिप एक्विजिशन इसी को कहते हैं, जहाँ पे जो कंपनी सामने वाले को टारगेट कर रही है वही सब्सिडियरी ऑफ द परचेस कंपनी खुद बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हॉस्टाइल एक्विजिशन। ये अगेन एक बहुत कॉमन है, जहाँ पे फोर्सफुली आप सामने वाले कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, स्लोली एंड इवेंचुअली उसके शेयर्स आप खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप अपने उसके शेयर्स को खरीद के यहाँ पे एक मेजॉरिटी डेवलप करके आपने सामने वाले कंपनी का एक्विजिशन इनिशिएट कर दिया कि भाई अब मेरे पास आपके कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आ गई, अब जो पूरा यहाँ पे कंट्रोल है वो मेरे पास आपका आ गया। सामने वाले ने अग्री नहीं किया था कि आप हमको एक्वायर कर लो, बट आपने अपनी चालाकी से स्लोली इवेंचुअली उनके शेयर्स को एक्वायर करके आपने उनको एक तरीके से हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया, जबरदस्ती वाला, उसको कहते हैं हॉस्टाइल, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। यहाँ पे सबसे पहला रीजन है आपका सिनर्जी। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पे सिनर्जी की बात करूँ तो बहुत बार ऐसे होता है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अलग अलग कम है, बट कंबाइन होके काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ कि वैल्यू ऑफ ए कंपनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए कंपनी एंड वैल्यू ऑफ बी कंपनी अगर मैं लेती हूँ कंपेरेटिवली, जो वैल्यू ऑफ ए बी कंपनी है ये लेती हूँ, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं कहती हूँ भाई अगर हम यहाँ पे दोनों एक हो जाएंगे ना, तो हमारी जो कंबाइंड वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कंबाइंड वैल्यू इंक्रीज होती है इसको कहते हैं सिनर्जी, के दोनों अगर मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो दोनों की यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब ये सिनर्जी अलग अलग तरीके से हो सकती है। सबसे पहले आपका होता है ऑपरेटिंग सिनर्जी, जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अगर आप बना रहे हो थोड़ा बना रहे हो, हम बना रहे थोड़ा बना रहे, दोनों मिलकर बनाएंगे तो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के कारण मिलकर हम यहाँ पे कॉस्ट को डिक्रीज कर पाएंगे। दूसरा होता है यहाँ पे फाइनेंशियल सिनर्जी। फाइनेंशियल सिनर्जी बेसिकली क्या होता है कि दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो टैक्सेस बचेगा, डेट यहाँ पे जो है हायर कैपेसिटी में हम ले सकेंगे। देखो ए की डेट कैपेसिटी अलग है, बी की अलग है, दोनों साथ मिल जाते हैं तो उनकी जो ओवरऑल डेट कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जो भी आइडियल कैश है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। बेसिकली हम अपने फाइनेंसेस को दोनों मिलकर अगर करते हैं तो बेटर यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि जब HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यहाँ पे अक्वायर किया था लैक्मे को, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लैक्मे को हेल्प किया था कि कॉस्मेटिक्स मार्केट में यहाँ पे थ्रू एन एस्टैब्लिश ब्रांड विद अ वेरी गुड ब्रांड नेम यहाँ पे एंटर कर सके, राइट। जो लैक्मे अकेले अगर करना चाहता था तो उसके पास उतने फाइनेंसेस नहीं थे कि वो कर पाता, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब काफ़ी बार ऐसे होता है कि सामने वाली कंपनी के पास बेटर टेक्नोलॉजी है जो मैं उसको एक्वायर करने से मेरे पास आ जाएगी, तो ऐसे केस में बाइंग अनदर कंपनी विथ यूनिक टेक्नोलॉजी आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है कि आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी आ गई। थर्ड रीजन होता है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आप साथ में कमा सकते हो अगर आप साथ मिलकर यहाँ पे बिजनेस करो, क्योंकि देखो बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगा, एसेट्स मर्ज होंगे, बेटर टेक्नोलॉजी होगी, तो जाहिर सी बात है भाई अगर दोनों साथ में करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है दैट इज एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। अब ये बहुत कॉमन रीजन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन होता है कि मार्केट में कंपटीशन को किल करने के लिए जो छोटी छोटी कंपीटिंग कंपनीज है हम उनको एक्वायर करते जाते हैं, कि इवेंचुअली क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे कंपटीशन जो है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट दैट इज एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट रिपीट कर देती हूँ। एक रीजन होता है कि आप न्यू मार्केट्स में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑफ ऑरेंज, हच एंड वोडाफोन जो मर्ज हुआ था उसका एग्जांपल दिया गया है। तो तीनों जो है डिफरेंट मार्केट्स में केटर करते थे, मर्ज होके हम सब डिफरेंट मार्केट्स में केटर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे एंटर इनटू न्यू मार्केट्स की और एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी न्यू मार्केट में एंटर खुद भी कर सकती है,
ठीक है, बट ऐसे केस में उसको सिर्फ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट डालना पड़ेगा। तो रैदर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो ये सब कुछ कर चुकी है उसको मैं एक्वायर करके खुद ही मार्केट में ऑटोमेटिकली घुस जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये होती है दैट इज एक्सेस टू द फंड्स। अब एक्सेस टू द फंड्स की बात करें तो बहुत बार ऐसे होता है कि एक तरीके से, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है तमिलनाडु धाता फार्मास्यूटिकल्स का, जिससे मर्ज किया था सन फार्मा के साथ। सिंस जो तमिलनाडु धाता फार्मास्यूटिकल्स है उनके पास इनाफ फंड्स नहीं थे। अब देखिए मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए मेरी एक कंपनी है, मुझे अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके बेटर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बट इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं एक बड़ी कंपनी के साथ यहाँ पे चले जाती हूँ कि भाई आप मुझे फंड्स दे दो, भले आप मेरी कंपनी एक्वायर कर लो, मेरे को फंड्स दे दो, मैं प्रोडक्ट लॉन्च करके बेटर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती हो। तो काफी बार पैसे की नीड के कारण भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट दैट इज टैक्स बेनिफिट्स। अब बहुत बार कंपनीज अगर जो लॉस मेकिंग फर्म्स होते हैं उनको एक्वायर करते हैं तो उनका लॉस वगैरह जो डेट वगैरह सेटलमेंट में पैसा जाता है ना, उससे जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है जिसने सामने वाले को अक्वायर किया है उसको यहाँ पे एक तरीके से टैक्स बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अशोक लेलैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे उसको अक्वायर किया था हिंदुजा फाइनेंस ने, राइट। तो ऐसे केस में जो एक्यूमुलेटेड लॉस था ऑफ अशोक लेलैंड वो हिंदुजा फाइनेंस ने पे किया और उसको अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करके यहाँ पे टैक्स बेनिफिट कमाया। ठीक है, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बेसिकली बहुत सारे रीजंस होता है कि भाई आपको फाइनेंस मिल जाए या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में आप टैक्स एडजस्टमेंट्स करके टैक्स बेनिफिट गेन कर सको, आप न्यू मार्केट्स में एंटर कर सको, आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाए, आप फंड्स रेज कर सको। बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यहाँ पे है वो खुद से होता है कि भाई मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं मर्ज हो जाऊंगी, मेरा बेनिफिट है। बहुत कम केसेस में ये हॉस्टाइल होता है, जबरदस्ती टेक ओवर किया जाता है क्योंकि हमें लगता है ये हमारा कंपटीशन है, हम उसको टेक ओवर करके इसको किल कर देते हैं, राइट। तो ये चीजें बिल्कुल होती है, बट यहाँ पे ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है ये एक तरीके से ग्रोथ स्ट्रैटेजीज होती है जहाँ पे आप अपने एसेट्स को बढ़ा के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करके, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी कमा के, टैक्स बेनिफिट्स गेन करके एज अ कंपनी आप ग्रो कर सकते हो, न्यू मार्केट्स में एंटर कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होता है। उम्मीद रखती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने इसमें क्विक किया था बिकॉज जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि टाइम ही ऐसी चीज़ है जो अभी हमारे पास नहीं है, और आगे के चैप्टर्स में जो आपके न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट चैप्टर में वो भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए प्रैक्टिस कराने हैं। ठीक है, बट तब तक दोस्त मेरे पढ़ते रहिएगा, खूब मेहनत करते रहिएगा। अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दोबारा आगे के चैप्टर्स के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।